नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री विद नरेंद्र में। आज की इस वीडियो में हम 11th क्लास के स्पोर्ट मटेरियल के 11th चैप्टर जो कि हिस्ट्री का है उसको करने जा रहे हैं। तो आइए करते हैं वीडियो शुरू। पहले हम इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहला है 19वीं शताब्दी की शुरुआत में चीन का पूर्वी एशिया पर प्रभुत्व था। तो आपको यहाँ चीन याद रखना है, चीन का पूर्वी एशिया पर प्रभुत्व था, परंतु बाद के कालों में जापान है वो चीन से आगे निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ने चीन को 1894 में और रूस को 1905 में पराजित किया। तो देश था जापान। जापान ने पहले चीन को 1894 में और रूस को 1905 में पराजित किया था। नेक्स्ट है जापान का आधुनिकीकरण का सफर डैश के सिद्धांतों पर आधारित था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें पूंजीवाद। तो जापान का आधुनिकीकरण का सफर पूंजीवाद के सिद्धांतों पर आधारित था। नेक्स्ट है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना सन में हुई। तो किस सन में हुई? 1921 में हुई। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पार्टी का गठन 1921 में होता है। सॉरी 1949 में, यहाँ पर 1949 आएगा। 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना होती है। चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना ये होता है 1921 में। चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना 1921 में हुई थी। नेक्स्ट है पेकिंग विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई या डैश हुई? तो ये 1902 में होती है पेकिंग विश्वविद्यालय की स्थापना, पेकिंग जो कि चाइना में है। नेक्स्ट है सन्यात सेन की मृत्यु के बाद डैश कुओमितांग के नेता बनकर उभरे। कुओमितांग ये कुछ जो सन्यात सेन के द्वारा कुछ पार्टियों को मिला करके एक नई पार्टी बनाई गई थी जिसको कुओमितांग कहते थे, जिसका कि 1911 की चीनी क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चियांग काई शेक। तो सन्यात सेन की मृत्यु के बाद चियांग काई शेक कुओमितांग के नेता बनकर उभरे। नेक्स्ट है जापान में बुलेट ट्रेन का जाल डैश में शुरू हुआ। तो जापान में 1964 में टोक्यो ओलंपिक होते हैं, तो इसी दौर में वहाँ पर बुलेट ट्रेन चलाई जाती है। तो इस राइट आंसर हो जाएगा 1964 में, 1964। नेक्स्ट है जापान 250 भागों में विभाजित था जिसका शासन देम्यो चलाते थे। तो उस समय के जो 1968 के आसपास या उससे पहले का जो समय था, पूरा देश जापान 250 भागों में बटा हुआ था जिसका शासन देम्यो चलाते थे, और देम्यो जापान की राजधानी टोक्यो में रहते थे। नेक्स्ट है जापान चीन से रेशम और भारत से कपड़ा जैसी विलासी वस्तुएं आयातित करता था। तो उसमें भारत को और चीन को एक अमीर देश समझा जाता था। नेक्स्ट है यहाँ पर डैश का रेशम दुनिया भर में बेहतरीन रेशम माना जाता था। तो निशिजन का रेशम दुनिया भर में बेहतरीन रेशम माना जाता था। नेक्स्ट है 1867 टू 69 में मेजी वंश के नेतृत्व में ताकुगावा वंश का शासन समाप्त हो गया था और मेजी पुनर्स्थापना होती है 1868 में, 1868 में। नेक्स्ट है फुकुजावा युकिची का कहना था कि जापान को अपने में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए। कहने का मतलब है कि एशिया के जो लक्षण हैं उनको छोड़ देना चाहिए और पश्चिम का अनुकरण करना चाहिए, पश्चिमी देशों का, यूरोपीय देशों का अनुकरण करना चाहिए। नेक्स्ट है लेनिन टटास्की जैसे नेताओं ने मार्च 1918 में कोमिंटर्न या तृतीय अंतर्राष्ट्रीय या थर्ड इंटरनेशनल का गठन किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? लेनिन और टटास्की जो कि रूस के प्रमुख नेता रहे हैं 1917 की क्रांति के बाद। उन्होंने मार्च 1918 में कोमिंटर्न या तृतीय इंटरनेशनल, थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना की थी। बाद में चाइना इसका सदस्य बन जाता है। इसमें साम्यवादी देश ही इसके सदस्य थे। नेक्स्ट है डैश सीपीसी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो सीपीसी के प्रमुख नेता कौन थे? वो माओ से तुंग थे। नेक्स्ट है यहाँ पर आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है। पहला है दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए यांगसी नदी। सबसे पहले जो विश्व की सबसे पहली लंबी नदी है वो है नील नदी, और सेकंड है अमेजन नदी। अमेजन अगर चौड़ाई की बात करें या उसके पानी की बात करें, पानी की तो सबसे ज़्यादा जो पानी बहेगा प्रवाह के आधार पर सबसे बड़ी नदी या बड़ी नदी हो जाएगी अमेजन। और लंबाई की बात करें किलोमीटर में तो वो नील नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
चीन का सबसे प्रमुख जातीय समूह निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यहाँ पर हान। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जापान का प्रमुख द्वीप नहीं है? तो होशु भी है, क्यूशु है, सुकोकू है। जापान मुख्यतः छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है, जिसमें 4 द्वीप प्रमुख हैं, होशु, क्यूशु, शिकाकू और होकाइदो। होकाइदो का नाम इसमें नहीं है, तो भी आपको याद रखना है। 4 प्रमुख द्वीप हैं, होशु, क्यूशु, शिकोकू और होकाइदो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, कोशिशक्यो। कोशिशक्यो जापान का प्रमुख द्वीप नहीं है। नेक्स्ट है, जापान की राजधानी। तो जापान की राजधानी है वर्तमान में टोक्यो, जिसका अर्थ होता है पूर्वी राजधानी। टोक्यो से पहले एदो जापान की राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर, जापानियों की कानूनी सोच किस देश की सोच से प्रभावित थी? तो जापानियों की कानूनी सोच जर्मनी की सोच, जर्मनी देश की सोच से प्रभावित थी। इसी कारण से जापान की जो संसद है उसको डाइट कहा जाता है, और डाइट जो शब्द है वो जर्मनी भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट है डिमसिम। डिमसिम का अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है दिल को छूना। डिमसिम का शाब्दिक अर्थ है दिल को छूना। नेक्स्ट है टोक्यो। टोक्यो का अर्थ है पूर्वी राजधानी। नेक्स्ट है फुकोकू क्योहे। फुकोकू क्योहे का अर्थ होता है समृद्ध देश, मजबूत सेना। समृद्ध देश और मजबूत सेना। नेक्स्ट है, जापान की संसद का क्या नाम है? तो जापान की संसद का नाम डाइट है। डाइट एक जर्मन शब्द है। नेक्स्ट है मोगा। मोगा शब्द का अर्थ है, तो मोगा शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है आधुनिक लड़की। नेक्स्ट है यहाँ पर वरुरा। वरुरा का अर्थ होता है बिना किसी लक्ष्य के घूमना। नेक्स्ट है यहाँ पर वोलानवू। वोलानवू का मतलब होता है हमें पोलैंड करने के लिए। पोलैंड मतलब कि बांटने के लिए। वोलानवू का अर्थ है हमें पोलैंड करने के लिए, हमें बांटने के लिए। नेक्स्ट है चीन के प्रमुख दार्शनिक का नाम, तो उनका नाम था कन्फ्यूशियस, जो कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व जब यहाँ पर बौद्ध धर्म, जैन धर्म का उदय हो रहा था, तो उसी समय चीन में कन्फ्यूशियस का उद्भव हुआ। नेक्स्ट है सन मिन चुई। सन का अर्थ होता है राष्ट्रवाद, मिन का अर्थ होता है गणतंत्र, और चुई का अर्थ होता है समाजवाद, जो कि ये 3 सिद्धांत सन्यास सैन के द्वारा दिए गए थे। सन्यास सैन के प्रमुख सिद्धांत क्या थे? तो यही जो हमने पढ़े, सन मिन और चुई। सन मिन चुई। नेक्स्ट है सन्यास सैन ने किन 4 बड़ी जरूरतों को रेखांकित किया? तो उन्होंने रोटी, कपड़ा, मकान और परिवहन को रेखांकित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबी छलांग वाला आंदोलन कब चलाया गया था? तो लंबी छलांग वाला आंदोलन का संबंध चीन से है। चीन को औद्योगिक प्रगति के लिए एक नई जो नीति है वो अपनाई गई थी माओ के द्वारा 1958 में। लंबी छलांग वाला आंदोलन 1958 में चलाया गया था ताकि चीन का तेजी से औद्योगिकरण हो सके। नेक्स्ट है समाजवादी व्यक्ति की 5 प्रिय चीज़ें। समाजवादी व्यक्ति की 5 प्रिय चीज़ें होती हैं पितृभूमि, जनता, काम, विज्ञान और जनसंपत्ति। नेक्स्ट है 1978 में चीनी पार्टी के आधुनिकीकरण के 4 सूत्री लक्ष्य। तो 4 सूत्री लक्ष्य थे विज्ञान, उद्योग, कृषि और रक्षा। तो नेक्स्ट हम इसमें चैप्टर में जो कुछ स्मरणीय तथ्य हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको जानेंगे, उनको देखेंगे। तो पहला यहाँ पर दिया गया चीन एक विशालकाय देश है जिसमें कई तरह की जलवायु वाले क्षेत्र सम्मिलित हैं। चीन का सबसे प्रमुख जातीय समूह हान है। प्रमुख भाषा चीनी है। नेक्स्ट है चीन के विपरीत जापान एक द्वीपीय देश है। कई द्वीपों से मिलकर बना है जिसमें 4 बड़े द्वीप हैं, होशु, क्योशु, शुकोकू और होकाइदो, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था। नेक्स्ट है 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में जापान पर शोगुनों का शासन कायम हुआ जो सैद्धांतिक रूप से राजा होते थे। हालांकि जो शोगुन है वो जापान के सम्राट के नाम पर शासन करते थे। उस समय जापान का सम्राट क्योतो में रहता था। बाद में टोक्यो को राजधानी बनाया गया और सम्राट वहाँ से शासन करने लगा। नेक्स्ट है 1603 से 1667 के मध्य ताकुगावा वंश के लोग शोगुन पद पर कायम थे। तो शोगुन ने आगे देश को 250 भागों में बांटा हुआ था और इन पर देम्यो शासन चलाते थे। मेजी पुनर्स्थापना, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। मेजी पुनर्स्थापना क्या थी, इसके क्या कारण थे, क्या विशेषताएं थी? तो मेजी पुनर्स्थापना का अर्थ है प्रबुद्ध सरकार का गठन। सन 1867-68 के दौरान मेजी वंश का उदय हुआ। देश में विद्यमान विभिन्न प्रकार का असंतोष मेजियों की पुनर्स्थापना का कारण बना।
नेक्स्ट है सम्राट मेजी को एदो लाया गया। पहले वो क्योतो में रहता था, बाद में उसको एदो या जो टोक्यो थी वहाँ पर, टोक्यो नाम है, एदो का पुराना नाम, सॉरी जापान, टोक्यो का पुराना नाम एदो था। तो पहले सम्राट क्योतो में रहता था, बाद में उसको एदो लाया गया, यानी कि टोक्यो लाया गया, तथा एदो को राजधानी बनाकर इसका नाम टोक्यो रखा गया। जब इसको एदो को राजधानी बनाया गया तो इसका नाम टोक्यो रख दिया गया। तो इस टोक्यो का अर्थ होता है पूर्वी राजधानी। नेक्स्ट है जापान में 1870 के दशक से नई विद्यालयी व्यवस्था का निर्माण हुआ। लड़के और लड़कियों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य हो गया। किताबों के माध्यम से माता पिता के प्रति आदर, राष्ट्र के प्रति वफादारी, अच्छे नागरिक बनने का पाठ पढ़ाया जाने लगा। नेक्स्ट है डाइट। डाइट जापानी संसद का नाम है। यह जर्मन विचारधारा पर आधारित थी। नेक्स्ट है फुकुजावा युकिची। फुकुजावा युकिची मेजी काल के प्रमुख बुद्धिजीवियों में से एक थे। उनका कहना था कि जापान को अपने में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए। नेक्स्ट है जापान में अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण। इसके क्या कारण थे कि जापान में अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण हुआ? तो कृषि पर नए कर हैं वो लगाए गए, जिससे कि धन इकट्ठा हुआ और देश के विकास की योजनाओं में उसको उपयोग किया गया। नेक्स्ट है यहाँ पर रेलवे लाइनों का विकास, वस्त्र उद्योगों के लिए मशीनों का आयात, मजदूरों को प्रशिक्षण तथा बैंकिंग संस्थानों का प्रारंभ होना आदि से हुआ। नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए हैं फुकोकू क्योहे। फुकोकू क्योहे जिसका अर्थ होता है समृद्ध देश और मजबूत सेना। नेक्स्ट है अमेरिकियों द्वारा या अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युद्ध जल्दी खत्म करने के लिए जापानी शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम या नाभिकीय बम गिराए गए। ये कथन, ये तर्क है जो अमेरिका के द्वारा दिया गया था कि हम युद्ध को जल्दी खत्म करना चाहते हैं, इसी कारण से हमने हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम है वो गिराए गए थे। जो पहला बम था वो था फैटमैन और दूसरा था लिटिल बॉय। नेक्स्ट है 6 अगस्त 1945 को पहला बम गिराया गया था हिरोशिमा पर और दूसरा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था। नेक्स्ट है अमेरिकी नियंत्रण के दौरान जापान का विसैन्यीकरण कर दिया गया। विसैन्यीकरण मतलब कि वहाँ की सेना जो है वो खत्म कर दी गई थी और एक नया संविधान लागू किया गया। फिर भी अपनी भयंकर हार के बावजूद जापान ने अपनी अर्थव्यवस्था का शीघ्रता से पुनर्निर्माण किया, जिसे एक युद्धोत्तर चमत्कार कहा गया है। चीन का आधुनिक इतिहास संप्रभुता की पुनर्प्राप्ति, विदेशी कब्जे का अंत और समानता और विकास को संभव बनाने पर आधारित था। नेक्स्ट है अफीम युद्ध। अफीम युद्ध होते हैं अंग्रेजों और चीन के बीच। अफीम के व्यापार को लेकर ये युद्ध हुए। तो इसने सत्ताधारी क्विंग, उस समय क्विंग राजवंश चीन में राज कर रहा था, तो क्विंग राजवंश को कमजोर कर दिया और सुधार तथा बदलाव की मांग को मजबूती प्रदान की। इसके बाद नानकिन की संधि होती है 1842 में सॉरी। फिर दूसरा युद्ध भी होता है जो कि उसमें भी बहुत सारी शर्तें हैं वो अंग्रेजों के पक्ष में होती हैं और इसे क्यों राजवंश की कमजोरी सामने आती है, लोग सुधारों और बदलाव की मांग करने लगते हैं। नेक्स्ट है 1911 में मांचू साम्राज्य की समाप्ति होती है। इसके साथ ही सन यात सेन के नेतृत्व में चीन में गणतंत्र की स्थापना होती है। नेक्स्ट है सन यात सेन ने 3 सिद्धांत दिए, सन, मीन और चुई, जिनका अर्थ होता है राष्ट्रवाद, गणतंत्र और समाजवाद। नेक्स्ट है यहाँ पर पॉइंट नंबर 19, चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना 1921 ईस्वी में रूसी क्रांति के कुछ समय बाद हुई। उसमें माओ सेतुंग प्रमुख नेता बनकर उभरे। नेक्स्ट है पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार जो है 1949 में स्थापित हुई थी और जो साम्यवादी पार्टी है वो उसकी स्थापना 1921 में होती है। नेक्स्ट है चीन में 1965-1978 का काल समाजवादी व्यक्ति की पहचान का था। माओवादियों ने पुरानी संस्कृति, पुराने रिवाज और पुरानी आदतों के खिलाफ अभियान छेड़ा। चीन द्वारा अपनाए गए आधुनिकीकरण के तरीके, तो किन कारणों से चीन का आधुनिकीकरण हुआ, उसके पीछे क्या क्या तर्क दिए गए, कौन से तरीके अपनाए गए, उनमें से एक था साम्यवादी दल का कड़ा नियंत्रण, दूसरा था आर्थिक खुलेपन और विश्व बाजार से संबंध बनाने की नीति, तीसरा है सामंतवाद का खात्मा। नेक्स्ट है शिक्षा का विस्तार हुआ, विदेशी साम्राज्य से लड़ने का कार्यक्रम, अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण, निजी कारखानों और भूस्वामित्व का अंत, तेजी से औद्योगिकरण, बाजार संबंधी सुधार किए गए, आधुनिकीकरण का श्रेय साम्यवादी दल को दिया गया। एक ही दल की सरकार थी वहाँ पर, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। पुरानी असमानताओं का अंत हुआ और केंद्रीकृत सरकार की स्थापना की गई।
जापान द्वारा अपनाए गए आधुनिकता के मार्ग। तो पारंपरिक कौशलों और प्रथाओं का प्रयोग किया गया, पश्चिम का अनुकरण किया गया, और जापान को लोगों को राष्ट्रवादी भावना जगाने के लिए राष्ट्रवादी पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया, निष्ठावान नागरिकों को बनाया गया और सम्राट के प्रति वफादार रहने की शिक्षा दी गई। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद।